हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेमिनिज़्म। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है फेमिनिज़्म, इसका स्कोप बहुत वाइड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फेमिनिज़्म, 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज़्म, फेमिनिस्ट राइटर्स एंड देयर वर्क्स, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एट्सेट्रा। तो इस एक वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को तो कवर नहीं कर सकते, हम पार्ट्स में इन्हें कवर करेंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ओरिजिन, मीनिंग एंड वेव्स ऑफ फेमिनिज्म को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ये जो वर्ड है फेमिनिज्म, इसकी एटमोलॉजी क्या है। तो ये जो वर्ड है फेमिनिज्म, ये लैटिन वर्ड फेमिना से बना है, जिसका मीनिंग होता है वुमन। तो फेमिनिज्म एक ऐसा बिलीफ या ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें यह माना जाता है कि वुमेन पे जो भी लीगल एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए एंड विमेन को इक्वल पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल राइट्स मिलने चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए कि फेमिनिज्म एक ऐसी थियोरी है जिसके अकॉर्डिंग विमेन को भी मैन के इक्वल राइट्स होने चाहिए, फिर वो चाहे पब्लिक लाइफ हो या फिर प्राइवेट। इसमें ऐसा नहीं होता कि मैन के राइट्स कम करके विमेन को ही सारे राइट्स दे दिए जाएं। इसमें तो जेंडर इक्वालिटी की बात होती है। एंड जो पर्सन फेमिनिज्म में यकीन रखता है या इसे सपोर्ट करता है उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो अब आता है कि सबसे पहले ये टर्म यूज़ किसने की। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे चार्ल्स फरियर, उन्होंने 1837 में वर्ड फेमिनिज्म को सबसे पहले यूज़ किया था फ्रेंच में। तो 1870 के अराउंड फ्रांस एंड नेदरलैंड्स में फेमिनिज्म आ गया था, बट ब्रिटेन में ये 1890 के अराउंड आया था एंड अमेरिका में 1910 के अराउंड। तो अब हम पढ़ते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो इसकी फर्स्ट वेव की शुरुआत मानी जाती है सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से, जो कि हुई थी 1848 में। ये कन्वेंशन न्यूयॉर्क में हुई थी एंड इसमें विमेन की सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्कस किया गया एंड विमेन राइट्स को डिस्कस करने वाली ये ऐसी पहली मीटिंग थी। एलिजाबेथ केडी स्टैंटन को इस कन्वेंशन की मेन फोर्स माना जाता है, जो कि एक अमेरिकन राइटर एंड एक्टिविस्ट थी। इस कन्वेंशन में ये बात डिस्कस की गई कि विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, मेनली पॉलिटिकल फील्ड में, और विमेन के पास भी राइट टू वोट होना चाहिए। इसीलिए फेमिनिस्ट ने सफरेज मूवमेंट स्टार्ट किया था। सफरेज होता है राइट टू वोट, और इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, प्रोटेस्ट किया था, जिसमें विमेन तो थी ही, साथ में मैन भी थे। फेमिनिज्म की ये जो फर्स्ट वेव थी ये अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी। जो अबॉलिशनिस्ट थे वो चाहते थे कि स्लेवरी ख़त्म हो और सोसाइटी में रिफॉर्म्स हो, और ऐसे ही थे फेमिनिस्ट। ये पैट्रियार्की एंड मेल डोमिनेंस ख़त्म करना चाहते थे एंड सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। उस टाइम क्या था कि विमेन को उनके जन्म से ही इन्फीरियर माना जाता था। वो अपने हस्बैंड या फादर के कंट्रोल में ही रहती थी, उनके पास कोई भी राइट नहीं होता था। उनकी ज़िंदगी घर की 4 वॉल्स में ही कन्फाइंड थी। बट धीरे धीरे उन्हें ये बात रियलाइज़ होने लगी एंड ऐसे ही वो अपने राइट्स की डिमांड करने लगी। एंड कुछ विमेन ने तो लिखना भी स्टार्ट किया था। सिमोन दे ब्यूवर ने लिखा है, फर्स्ट वुमन टू टेक अप पेन इन डिफेंस ऑफ हर सेक्स वॉज क्रिस्टीन दे पिज़ान। सिमोन दे ब्यूवर जैसे पिज़ान भी एक फ्रेंच राइटर थी जो कि विमेन राइट्स के लिए लिखती थी। और ऐसे ही 16th सेंचुरी में हेनरिक एग्रिप्पा, मोडेस्टा डी पोजो डी फॉर्जी एंड 17th सेंचुरी में मैरी दे गॉर्ने एंड एन ब्रैडस्ट्रीट जैसे फेमिनिस्ट राइटर्स हुए। और अगर हम बात करें इंग्लिश फेमिनिस्ट राइटर की, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है मैरी विल्सटनक्राफ्ट का। 1790 में उन्होंने अपना वन ऑफ द फेमस वर्क विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन प्रोड्यूस किया था। उन्होंने इसे एडमंड बर्ग के रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस के रिस्पॉन्स में लिखा था। इसमें बर्ग ने ट्रेडिशन एंड एंटिक्विटी को अपहोल्ड किया था एंड विल्सटनक्राफ्ट चाहती थी कि ट्रेडिशन को ही तो तोड़ना है। और फिर 1792 में उन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन लिखा था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, इस पे मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। और इसको उन्होंने रूसो के एमिली और ऑन एजुकेशंस के रिस्पॉन्स में लिखा था। इसके अलावा उनकी 2 नॉवेल्स भी बहुत पॉपुलर हैं। एक तो है मैरी अ फिक्शन और दूसरी है मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ विमेन। और इसके अलावा मैरी विल्सटनक्राफ्ट को फॉर मदर ऑफ ब्रिटिश फेमिनिस्ट मूवमेंट माना जाता है। तो ये तो थी कुछ फेमिनिस्ट राइटर्स। इसके अलावा अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट की कुछ एक्टिविस्ट भी थी, जैसे कि सोजर्नर ट्रूथ, एलिजाबेथ ब्लैकवेल, जेन एडम्स एंड डोरथी डे। तो इन सब लोगों के कारण ही फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि वो लोग राइट टू वोट की डिमांड करते थे
और इन सब के एफर्ट्स के कारण ब्रिटेन में 1928 में एंड अमेरिका में 1920 में विमेन को राइट टू वोट दिया गया और इंडिया में इसे 1950 में दिया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इन चीज़ों के कारण जब विमेन अवेयर हो गई तो वो डिबेट भी करती थी, प्रोटेस्ट भी करती थी एंड जेल में भी जाती थी। तो इससे सोसाइटी के लोग सोचने लगे कि विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि नेचर ने तो हमें एक जैसा ही बनाया है। तो हम कौन होते हैं किसी एक जेंडर को इन्फीरियर एंड दूसरे को सुपीरियर मानने वाले। तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट वेव में विमेन अपने लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ी थी एंड जब उन्हें ये राइट्स मिल गए थे तो वो सेटिस्फाइड हो गई थी। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई थी एंड उसके ख़त्म होने से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ, जहाँ पर भी विमेन काम करती थी उन्हें रिप्लेस करके मैन को उनकी जगह एम्प्लॉयमेंट दी गई। तो इससे क्या हुआ कि जो विमेन अब इंडिपेंडेंट होने लगी थी वो फिर से वही पोजीशन में आ गई थी। वो दोबारा से हाउस होल्ड चोर्स में इन्वॉल्व हो गई थी एंड उन्हें रियलाइज़ होने लगा था कि उनकी फ्रीडम फिर से ख़त्म हो रही है। तो 1963 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट बेटी फ्रीडन ने एक बुक लिखी, द फेमिनिन मिस्टीक। इसमें उन्होंने विमेन के बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया एंड माना जाता है कि इसी बुक से सेकेंड वेव फेमिनिज्म की स्टार्टिंग हुई। तो इससे विमेन में और अवेयरनेस आई एंड उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, रेशिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, मैरिटल रेप, हरासमेंट एंड डाइवोर्स जैसे इश्यूज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। फर्स्ट वेव में उन्होंने सफ्रेज गेन किया था, मीन्स राइट टू वोट, एंड इस वेव में वो चाहती थी कि उन्हें इक्वल पे मिलनी चाहिए, वर्क प्लेसेस पे उनके साथ कोई भी हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और वो चाहती थी कि उनकी बॉडी पे उनका ही हक हो, वो अपने अकॉर्डिंग फैमिली प्लानिंग कर सकें या डाइवोर्स ले सकें। एंड मोर ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में उनके साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस ना हो। और इन इश्यूज़ पे बहुत सारी राइटर्स ने बुक्स भी लिखी, जैसे कि कैरल हैनिश की बुक द पर्सनल इज पॉलिटिकल, शलामित फायरस्टान्स द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स, केट मिलेट्स सेक्सुअल पॉलिटिक्स एंड जूलियट मिचेल्स द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। इसके अलावा सिमोन दे ब्यूवर की द सेकेंड सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बेटी फ्रीडन ने अपनी बुक द फेमिनिन मिस्टीक इसी से इंस्पायर होकर लिखी थी। एक बात आप और याद रखना कि 1966 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन बनी थी एंड इसकी प्रेसिडेंट फ्रीडन ही थी एंड इसका एम था ट्रू इक्वालिटी फॉर ऑल विमेन। तो फेमिनिस्ट्स के इन सब एफर्ट्स के कारण फीमेल्स को इक्वालिटी दिलाने के मोटिव से कुछ लॉज बनाए गए, जैसे कि इक्वल पे एक्ट ऑफ 1963, टाइटल 7 ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, विमेंस एजुकेशनल इक्विटी एक्ट ऑफ 1972 टू 74, इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट ऑफ 1974, प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट ऑफ 1978। और ये जो टर्म है सेकेंड वेव फेमिनिज्म, ये मार्था लियर ने यूज़ की थी सबसे पहले। न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, द सेकेंड फेमिनिस्ट वेव, व्हाट डू दीज विमेन वांट। और इसी के साथ ही सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ख़त्म होती है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड वेव फेमिनिज्म। तो इसकी शुरुआत होती है अनीता हिल केस से, जो कि एक अमेरिकन लॉयर थी। उन्होंने अपने सीनियर क्लैरेंस थॉमस पे मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए थे और इसके बाद भी यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जज के तौर पे नॉमिनेट किया था। तो फिर फेमिनिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि क्या इस सोसाइटी में एक आदमी को एक औरत के साथ कुछ भी करने का अधिकार है। और फिर विमेन इस वेव में सेक्सुअल लिबरेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स, वायलेंस अगेंस्ट विमेन जैसे इश्यूज़ पे लड़ी। लिबर्टी के लिए तो वो स्टार्टिंग से ही लड़ती आई हैं, लेकिन इस वेव में उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने पर जोर दिया। वो ऐसा मानती थी कि इससे विमेन के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ती है एंड उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। इस वेव की मेन फोर्स रही हैं रेबेका वॉकर, जो कि एलिस वॉकर की डॉटर हैं। एलिस वॉकर खुद भी एक ग्रेट फेमिनिस्ट राइटर रही हैं। उनकी कलर पर्पल आपने पढ़ी होगी। ये जो टर्म है थर्ड वेव, इसकी प्रोपाउंडर रेबेका वॉकर को ही माना जाता है एंड उनका एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट भी है, द वुमेन्स मूवमेंट्स टुडे। इसके अलावा एक और स्कॉलर थी किम्बर्ल क्रैनशॉ, उन्होंने भी एक टर्म दी थी इंटरसेक्शनलिटी। और थर्ड वेव में रॉयट गर्ल मूवमेंट का भी एक खास कंट्रीब्यूशन था।
यहाँ पे गर्ल का मतलब ये है कि इस वेव में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी, जैसे सेकेंड वेव में विमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा थी। अब गर्ल्स का मतलब ये नहीं है कि ये जुवेनाइल थी, ये एडल्ट्स थी जो कि चाहती थी सोसाइटी में उन्हें डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए। अब मैं आपको इस वेव की इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंड उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताती हूँ। सुज़ैन जे फर्ग्यूसन, रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड सोशल क्लास। जूडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल। नॉमी वुल्फ, कल्चर वॉर्स। नॉमी जैक, इंक्लूसिव फेमिनिज्म। जैकलिन रोड्स, रेडिकल फेमिनिज्म, राइटिंग एंड क्रिटिकल एजेंसी। रेबेका वॉकर, द वुमेन्स मूवमेंट्स टुडे। और इसी के साथ ही थर्ड वेव होती है यहाँ पे ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ वेव के बारे में। इस वेव में जो इश्यूज उठाए गए थे वो ऑलमोस्ट सेम ही थे पिछली वेव्स वाले ही, बट डिफरेंस ये है कि ये वेव सोशल मीडिया के साथ मोर कनेक्टेड है। अमेरिकन जर्नलिस्ट डायना डायमंड ने कहा है कि इस वेव ने पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी जैसे इश्यूज को कंबाइन किया है और ये एक ऑनलाइन फेमिनिस्ट वेव है एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है मी टू। और ब्रिटिश जर्नलिस्ट कीरा कॉकरेन ने कहा है कि ये वेव टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बुक भी लिखी है, ऑल द रेबल विमेन, द राइज ऑफ फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अमेरिकन राइटर एंड एक्टिविस्ट हैं जेनिफर बाumgarten। उन्होंने कहा था कि फोर्थ वेव 2008 में स्टार्ट हुई थी विद द एम ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, बट आज भी वुमेन एम्पावर्ड नहीं हुई, आज भी वो फुली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ये हमने देखना है कि हमें ऐसी और वेव्स देखनी है या फिर हमने विमेन को एम्पावर्ड करना है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देकर। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म और जाने से पहले प्लीज़ इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।